and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021 and केमिस्ट्री के लेक्चर्स नीट 2021 के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, आज है इस सीरीज का डे 28 और हम करने वाले क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, रट्टा मत मारना. चूंकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको हम 2 दिन में कवर करेंगे, डे 28 एंड डे 29. 2 दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे. एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगभग हर वेराइटी के मैं करवा दूंगा. ठीक है, तो प्यार से देख रहे हैं इस लेक्चर को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो थोड़ा सा इस चैप्टर में और इस सेशन में, आज का जो सेशन है उसमें कुछ जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसके तरफ बढ़ते हैं. एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को देखने से पहले. वैसे तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे, फिर भी एक बार कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा याद होना चाहिए जो कि हमने क्लास में याद करवाया था. ठीक है, हाँ सर, याद कर लेंगे, है ना. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान देंगे, एक बात ध्यान देंगे कि भैया जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी. जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उस सब्सटेंस की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी. तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो खुद रिड्यूस होना चाहता है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो अच्छा ही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसलिए देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या है, देखो ऊपर गई है कि देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है सब, देखो F2 से F- में गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ. तो सबके इधर जो लिखे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है. F2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे हाईएस्ट है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सारे ही, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सब्सटेंस की बात कर ले तो. ठीक है, ये आपको आना चाहिए. सेकंड बात कर ले कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद नहीं होता लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है. मैं बताता हूं, देखो हम ये पढ़े थे कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अब जब हम कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन लिखने की बारी आती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखने की बारी आती है, तो हमने बताया था कि अगर एक से ज्यादा कॉम्पिटिटर हो तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं, कौन रिड्यूस होगा इसको पता करने के लिए. कि जैसे 2-3 सब्सटेंस है और तीनों ही रेस में है रिड्यूस होने के लिए कैथोड पे, तो हम ये पता करते हैं कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो क्या होगा, कैथोड पे रिड्यूस होगा. सिमिलरली एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए 2-3 सब्सटेंस है, तो हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि उन तीनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए और एनोड पे उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है. हाँ या ना. अच्छा, सिमिलरली एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वाटर का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए. जैसे वाटर का जब रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी. वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा, O2 गैस रिलीज होगा. साथ ही साथ आपको रिएक्शन भी याद होना चाहिए, बिकॉज जब भी आप ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लिखोगे तो यहां से जो O2 गैस मिल रही है ना, तो इसके लिए अगर हम N फैक्टर निकालना चाहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. N फैक्टर क्या होता है कि 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके एक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ. एक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इस रिएक्शन में O2 का N फैक्टर क्या है, 4 है. फर्स्ट वाले रिएक्शन में H2 का N फैक्टर की अगर हम बात कर ले तो एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो H2 का N फैक्टर क्या है, 2 है. तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपका N फैक्टर समझ में आना चाहिए. एक चीज और कि Cl- और H2O अगर दोनों साथ में हो तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे, Cl- का कराएंगे, है ना. अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर नहीं सकते, ठीक है, बस फैक्ट्स बता देता हूं. नेक्स्ट में जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, पहले जो जेईई मेन के क्वेश्चन आते थे वो देखो ध्यान समझना, सिंगल फॉर्मूला पे सिंगल इलेक्ट्रोड के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो इस फॉर्मूले पे बन जाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे पास्ड. फैराडे हम कैसे निकालते हैं, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे एंड कूलॉम में इसकी वैल्यू होती है 96500. तो नंबर ऑफ फैराडे अगर मान लो Q कूलॉम चार्ज को पास कराया गया तो नंबर ऑफ फैराडे आप कैसे निकालोगे, Q अपॉन 96500 ही तो होगा ना. रटने क्या जरूरत है भाई, अरे भाई सुनो, 96500 कूलॉम क्या होता है, 1 फैराडे, तो 1 कूलॉम क्या होगा, 1 अपॉन 96500 फैराडे, तो Q कूलॉम क्या होगा, Q अपॉन 96500, है ना, इतना फैराडे हो जाएगा.
Q को आप I इंटू टी भी लिख सकते हो, है ना। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन पहले IIT में क्या करता था कि करंट इफिशियंसी दे के भी क्वेश्चन पूछता था। तो अगर करंट इफिशियंसी x% है तो नंबर ऑफ फैराडे ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू, सॉरी, number of gram equivalent of substance deposited or liberated at any electrode is equal to number of Faraday passed and number of Faraday can be calculated as I। अब देखो यहां पे ध्यान समझते हैं, I पूरा तो यूज नहीं हो रहा है, x% यूज हो रहा है, तो I का xy 100 इंटू टी अपॉन 96 500, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल वाले सेक्शन में। तो अगर मान लो आपको दो रिएक्शन दिया हुआ है और उस दोनों को ऐड करके अगर आप तीसरा रिएक्शन निकाल रहे हो, है ना, तो तीसरे रिएक्शन के लिए जो ई नॉट की वैल्यू होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। एक चीज और ध्यान देना कि जो अपना ई नॉट होता है ये क्या होता है, ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है भाई, इनटेंसिव प्रॉपर्टी। मींस ये मास वास पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर ना, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अगर आप दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट 3 दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, बिकॉज डेल्टा जी नॉट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा, है ना। आपने पढ़ा होगा तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा, एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, देन कैथोड। ई नॉट सेल निकालना हो, ई नॉट सेल, ई सेल नहीं, ई नॉट सेल, है ना। हाँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। देन आप क्या करोगे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस दूसरे का कर देंगे, ठीक है। मान लो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, तो ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इस तरीके से क्लियर है, हाँ सर। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं कि जो नस्ट इक्वेशन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम ऐसे लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन नेट सेल रिएक्शन। क्लियर, हाँ, हाफ सेल नहीं, जब ऐड कर दे तब। इक्विलिब्रियम पे ई की वैल्यू 0 होती है तो ई नॉट सेल इसके बराबर हो जाएगा। यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो। एक चीज और ध्यान देना कि जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू माइनस साइन के साथ आती है ना। क्लियर, इतनी बात है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा, है ना, लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पे है ये क्वेश्चन। क्या टॉपिक सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। हाँ सर दिख रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 1 ग्राम metal M2 plus was discharged by the passage of 1.81 into 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि 1 ग्राम मेटल 2 प्लस को क्या किया गया भाई, डिस्चार्ज किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए करंट कितना पास करना पड़ा है वो तो नहीं दिया, बस ये बोला कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ा है। इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ा है 1.81 इंटू 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो अपनी को बताना है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ठीक है। ये सिंगल इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन है, सिंगल सब्सटेंस के बारे में बात करा है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एम, दिस एम क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि M2 प्लस है ना, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और M सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे। क्लियर, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M डिपॉजिटेड, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे पास्ड। अब नंबर ऑफ फैराडे निकालने का क्या तरीका है, अगर हमें चार्ज दिया होता कूलॉम में तो भी हम निकाल सकते थे, या फिर एक और शॉर्ट तरीका क्या है कि 1 फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर है 1 फैराडे, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, ये होगा 1 अपॉन Na फैराडे, हाँ या ना। तो अपने को इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 1.81 इंटू 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना फैराडे चार्ज होगा, ये होगा 1.81 इंटू 10 का पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.023, Na की वैल्यू लिख दे रहे हैं, इतना फैराडे होगा, हाँ सर। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिख दो यहां पे 1.81 इंटू 10 का पावर 22 अपॉन 6.023 इंटू 10 का पावर 23। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्लियर। अब ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान समझते हैं, 1 ग्राम लिया है ना मेटल, 1 ग्राम लिया है मेटल, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन था, मेटल 1 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो चलो
ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू एन फैक्टर, तो ये तो 1 ग्राम हो गया मास, ठीक है, अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कर देंगे तो मोल हो जाएगा, और एन फैक्टर बताना एम का कितना होगा, एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो 1 अपॉन एटॉमिक वेट इंटू 2, तो क्या यहां से आप एटॉमिक वेट नहीं निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा भाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.81 इंटू 10 का पावर 22, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ठीक है। 22 से ये खत्म हो गया, और अभी अब क्या हो सकता है, ध्यान से, क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस चीज को, ध्यान से देखते हैं, इसको अगर हम अप्रोक्स 2 माने तो ये 3 आता, 3 गुना 2 6 आता, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा क्या है, कम है, तो अगर 2 से थोड़ा सा कम है तो 3 से ज्यादा आएगा डिवाइड करने पे, तो 3 से ज्यादा इंटू 2 करेंगे तो 6 से समथिंग ज्यादा आएगा, मतलब डिजिट तो 6 से शुरू होने वाला है, मतलब ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, तो आंसर क्या हो जाए 66.7, आप चेक कर लेना, देखो, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बहुत ही छोटा है। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस के जितने भी क्वेश्चन है ना, सिंगल इलेक्ट्रोड वाले वो कैसे सॉल्व हो जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, और जहां भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड हो, जैसे कि 2-3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, जैसे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप सीरीज में जोड़ दो और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराओ तीनों ही सेल से, है ना, तो हर एक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर। जैसे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया है तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है, तो 3 में क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रोड हो गए, तो सारे इलेक्ट्रोड पे जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा सब्सटेंस का, डिपॉजिट या लिबरेट होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। अब पढ़ते इस क्वेश्चन को, क्लियर, यही तो 2 कॉन्सेप्ट है जिससे न्यूमेरिकल बनता है कि सिंगल इलेक्ट्रोड में ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे कर देना है, और जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड लगाए तो फिर सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर लिख देना है। चलो करते हैं क्वेश्चन, सोल्स ऑफ ए, एटॉमिक वेट ए का दिया हुआ है 7, बी एंड सी, है ना, वर इलेक्ट्रोलाइज्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस using the same quantity of electricity, it was found that when 2.1 gram of A, है ना, कह रहा है कि 2.1 gram of A was deposited, the weights of B and C deposited are 2.7 and 7.2 gram, the valencies of A, B and C respectively are, ठीक है, मतलब सेम अमाउंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया है, तो A डिपॉजिट हुआ 2.1 ग्राम, तो B डिपॉजिट हुआ 2.7 ग्राम और C डिपॉजिट हुआ 7.2 ग्राम, तो हमें वैलेंसी बतानी है A, B और C की। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A दिस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B एंड दिस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे, मोल इनटू एन फैक्टर, तो 2.1 अपॉन A का एटॉमिक वेट दिया 7, और एलिमेंट के लिए एन फैक्टर क्या होती है, उसकी वैलेंसी के बराबर होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा, जैसे ए की वैलेंसी मान लेते हैं कि x है, ठीक है। चलो दिस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो 2.7 अपॉन बी का एटॉमिक वेट क्या है भाई 27 दिया, और बी की वैलेंसी मान लेते क्या होगा, y होगा। दिस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी कैसे लिखोगे, मोल पहले लिख दो 7.2 अपॉन सी का देखो एटॉमिक वेट दिया है क्या, कहीं 48 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और इसका हमने निकाल लिया, जैसे कि सपोज डेट की सी का जो वैलेंसी है उसको हमने मान लिया z है, तो अब क्या करेंगे, x y z में रिलेशन ले आएंगे और फिर ऑप्शन देख के सेटिस्फाई करवा देंगे। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं क्या है 0.3 है, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं क्या है 0.1 है, ठीक है, और इसको अगर हम देखिए 7.2 अपॉन 48, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 और 24 तिया 72, है ना, 24 तिया 72, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0.15 हो जाएगा। मीन्स हम यहां से क्या लिख सकते हैं, घबराना नहीं है ना, सच का सामना करना है। 0.3x दिस इज इक्वल टू 0.1 बाई एंड दिस इज इक्वल टू 0.15 z। तो यहां से अगर हम x लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 0.1, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, हर जगह 0.3 से आप डिवाइड कर दो, तो 0.1 अपॉन ये हो जाएगा 0.3 बाई दिस इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 0.3 z। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू y अपॉन 3, एंड ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से,
Z/2 हो जाएगा। अब होल नंबर में कन्वर्ट करना है, 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। सर ये क्या झमेला है? झमेला कुछ नहीं है। देखो अगर ऐसा हम मान ले, ध्यान समझते हैं कि अगर x की वैलेंसी क्या होगी, x की वैलेंसी अगर 1 होगी तो y की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, तब ये बराबर हो जाएगा। सोचो y/3 है, वो बराबर है x के, तो अगर y की वैलेंसी यहां पे 3 होगी तभी तो 3 कट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x = y हो जाएगा। मतलब x की वैलेंसी हुई 1, बेसिक मैथ लगाया, y की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सॉरी b की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 है, y आ जाएगा अपना 3। और z बताओ, z कैसे 1 के बराबर आएगा, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस z की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, मींस xyz क्या हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा, b होगा आंसर। कुछ लोग को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, वीडियो आप प्यार से रोको। देखो सबसे पहले क्या x y और z में रेशियो वाला रिलेशन ले आया, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं कि ये तीनों टर्म आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझो कि जैसे हमने ऑप्शन देखा तो अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y और z क्या होना चाहिए कि तीनों ये z/2 y/3 और x बराबर हो जाए, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3/3 ये भी 1 आ जाएगा, z की वैल्यू 2 लेंगे तो 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो x 1 आया, y 3 आया, z की वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो ऑप्शन क्या आया, v आया। क्लियर। तो ये जो हमने क्वेश्चन कराया वो किस पे कराया है, ये हमने क्वेश्चन कराया, सिंपल सी बात है, सेकेंड लॉ ऑफ, वो फैराडे लॉ था ना, सेकेंड लॉ, उस पे क्वेश्चन था कि सीरीज में जब हम सेल को जोड़ देते हैं, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें कि आपको डेंसिटी वेंसिटी दी रहेगी, कोटिंग वोटिंग की बात की जाएगी, ठीक है। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ Cu इज, है ना, डेंसिटी ऑफ Cu इज, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, मतलब देखो ऑप्शन दिया कूलॉम में, इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है, टू प्लेट एन एरिया, है ना, टू प्लेट एन एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर टू अ थिकनेस ऑफ 10⁻⁻² सेंटीमीटर यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन वुड बी। तो यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस किसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज CuSO4 सॉल्यूशन की करनी है। तो ऐसा करते हैं भाई कि ये जो अपने को कोटिंग करनी है, प्लेटिंग जो करनी है, वो किस उसके लिए हमें कितना मास Cu का रिक्वायर्ड है वो तो हम जान ले। तो देखो भैया, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो क्या मास ऑफ कॉपर नीडेड आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में यही तो बस करना होता है कि मास ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, मास ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू प्लेट, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। कितना वॉल्यूम को कोट करना है ये बताओ, तो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और गुना, है ना, थिकनेस क्या है, 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया वॉल्यूम, ठीक है। एंड इनटू डेंसिटी क्या दिया है, 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक है। तो क्या ये आ जाएगा 8.94 ग्राम, मींस मास ऑफ Cu रिक्वायर्ड, है ना, टू कोट 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10⁻⁻² सेंटीमीटर प्लेट इज 8.94 ग्राम। अब ये कॉपर आएगा कहां से, तो ये आएगा फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि कितना कूलॉम चार्ज पास कराएं, तो सिंपल सी बात है, ध्यान समझते हैं, हमें यहां पे जो फैराडे पास कराना पड़ेगा इस सॉल्यूशन से, नंबर ऑफ फैराडे, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू प्लेट, हाँ या ना, हाँ सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे, 8.94 ग्राम क्या हो गया भैया, मास हो गया, और कॉपर का एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो 63.5 एंड इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमेशा रिएक्शन से लिखोगे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस का जब आप रिएक्शन लिखोगे तभी एन फैक्टर आएगा। तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस से कराना है CuSO4 सॉल्यूशन का, तो ऑब्वियस सी बात है Cu डिपॉजिट हो रहा होगा, तो यहां पे तो इवन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या होता था कि ध्यान समझते हैं कि जैसे ही बोला था ना CuSO4 सॉल्यूशन, तो याद करो, तो मैंने आपके नोट्स में लिखवाया था यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होंगे, Cu 2+ होगा, SO4 2- होगा, और एक्वस है तो वाटर भी होगा। वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों ही हो सकता है। तो अगर हम रिडक्शन के लिए देखें तो दो यहां पे कॉम्पिटिटर है, Cu2+ और H2O, है ना। तो रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। लेकिन
अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल याद नहीं है तो भी ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। रीजन क्या है, जब बोल ही दिया है कि कॉपर रिक्वायर्ड है और उसी से कोट ही कर रहे हैं, इसका मतलब बिना किसी शक के हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा होगा वो यही हो रहा होगा, दूसरा कुछ और हो ही नहीं सकता है, दूसरा कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉपर तो हमें मिल ही रहा है ना। तो कॉपर हमें कैसे मिलेगा, जब Cu2+ क्या होगा, रिड्यूस होगा Cu में, तो इसका मतलब कैथोड पे तो यही रिएक्शन हो ही रहा होगा, हमें रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ऐसे ऐसे देखो मास्टरमाइंड बनो। अब देखो एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एन की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 2 होगी, तो नंबर ऑफ फैराडे आ गया, और नंबर ऑफ फैराडे को कूलॉम अपॉन 96500 लिख सकते हैं। तो यहां से आप क्यू की वैल्यू निकाल लेना, वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आ रहा होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो क्लियर है? तो एक तो तरीका होता है कि भाई CuSO4 की पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए, है ना, और CuSO4 की कहानी याद होनी चाहिए, मतलब क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या बताया कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल बस क्या है, कंपेयर करने की जरूरत है। बात समझ में आता है? हाँ सर। जैसे यहां पे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देखोगे ना, तो Cu2+ और H2O में रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ का ज्यादा होगा, इसलिए जब आप एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे Cu डिपॉजिट होगा, ना कि H2। क्लियर? हाँ सर। नाउ नेक्स्ट में बात करते हैं अगेन इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनिक सेल एंड कंडक्टेंस, है ना। तो अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर मतलब टॉपिक को पूरा कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा इलेक्ट्रोलिसिस पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट, मतलब क्या बोलना चाह रहा है जिंदगी में, ये बोलना चाह रहा है Na2SO4। इफ 2.4 ग्राम लिखना था यहां, सॉरी लीटर, 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन at STP was liberated at anode, the volume of hydrogen at STP liberated at cathode would be। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि Na2SO4 सॉल्यूशन लिया है ना, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि एनोड पे 2.4 लीटर ऑक्सीजन अगर लिबरेट होता है तो कैथोड पे कितना लीटर हाइड्रोजन लिबरेट होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान समझो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस H each इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल। देखो 2 ही टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता इलेक्ट्रोलिसिस में, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रोड वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर किया, और एक 2, 3, 4 ऐसा कोई भी, जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ABC, वहां पे 3 इलेक्ट्रोड वाला था, ठीक है। चलो, तो हमें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से सर तो बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 दिस वुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 मींस क्या होगा, मोल ऑफ H2 इंटू n फैक्टर ऑफ H2, दिस वुड बी इक्वल टू, है ना, मोल ऑफ O2 इंटू n फैक्टर ऑफ O2। देखो अगर मुझे H2 का वॉल्यूम निकालना है STP पे, तो सिंपल सी बात है, अगर हम मोल्स ऑफ H2 निकाल दें और मोल को अगर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वॉल्यूम ऑफ H2 आ जाएगा STP पे, हाँ या ना, आ जाएगा सर, ठीक है। नाउ सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखो NO2 तो निकाल लेंगे कैसे, 2.4 लीटर इसका दिया ना STP पे, तो अपॉन 22.4 कर दो तो मोल्स ऑफ O2 आ गया। क्लियर, मोल कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ था। अब सवाल यहां पे है कि सर n फैक्टर O2 का और H2 का कैसे लिखे, क्या याद करना है, कभी याद मत करना, कभी याद मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, है ना। ऐसे होता है भाई, वहां पे लेड स्टोरेज बैटरी, हम लोग रट्टा मारे हुए रहते हैं कि H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी में n फैक्टर 1 होता है, उसका रिएक्शन बताता है ये बात, ठीक है। ये मत बोल देना कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, ये रिएक्शन उसका बता रहा है, कॉन्सेप्ट से आ रहा है कि एक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब हमें Na2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी कहानी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि Na2SO4 की अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी है तो कैसे हम कहानी कर पाएंगे। देखो ध्यान समझो, यहां पे जो Na2SO4 का आप एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या क्या आयन प्रेजेंट होगा, Na+ आयन होगा, SO4 2- होगा, और एक्वस है तो वाटर होगा। तो अगर हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे 2 सब्सटेंस है, Na+ और H2, ये दोनों ही रिड्यूस हो सकता है।
और एनोड पे अगर हम बात करें तो एनोड पे SO4 2- और H2O ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब सवाल यह है कि जब एक से ज्यादा कॉम्पिटिटर आ जाए, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में क्या बोला था कि ये बिल्कुल इलेक्शन जैसा है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा है ना वही जीतेगा, ठीक है। तो यहां पे वोट मतलब क्या है, पोटेंशियल की बात किया जा रहा है। तो Na+ और H2O में रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर लो, क्योंकि कैथोड पे तो क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को प्यार से देखोगे तो आप ये पाओगे कि H2O का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान समझो, H2O का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। देखो Na+ यहां पे है, अगर आपके पास हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो एनसीईआरटी से देख लेना, ज्यादा आसान पड़ेगा। -2.87 और H2O मंजन के बीच में आता है ना, ऐसे याद किया होगा, लिक बासर काना मग अल मंजन, मंजन के बीच में पानी आ जाता है, ठीक है। तो इसका देखो जो है रिडक्शन पोटेंशियल ये है -0.83 है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब आपको आनी चाहिए अब, है ना, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पत्ते कट गए, ठीक है। तो H2O क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब H2O का होगा रिडक्शन तो H2O का रिडक्शन लिख दो, इधर क्या है H2 और साथ में क्या होगा 2OH-, रिडक्शन मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने, 2। तो H2 का एन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया इस रिएक्शन से। अब एनोड पे SO4 2- और H2O दोनों है। सल्फर देखो तो ऑलरेडी क्या है, +6 में है, तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। देखो ध्यान समझना, ये भी कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब भी SO4 2- आ जाए, NO3- आ जाए, जहां पे सेंट्रल एटम ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, तो मींस वो तो कहां जाएगा ऑक्सीडाइज होके, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। और अगर वहां पे वाटर अवेलेबल है तो फिर ऑक्सीडेशन किसका कराना है, वाटर का ही कराना है। लेकिन जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो वहां पे तो इसी को किसी ना किसी तरीके से क्या कराना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है ना करंट सप्लाई करके, एक्सटर्नल करंट सप्लाई करके इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। तो SO4 2- जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है H2OH 2- और इसके लिए जो एक्सटर्नल करंट अप्लाइड होता है वो क्या होता है, 2 वोल्ट होता है। मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -2 वोल्ट होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तब करना है, मतलब SO4 2- का ऑक्सीडेशन तब कराना है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मींस हमारे पास उसके साथ वाटर प्रेजेंट नहीं है। जब SO4 2- और वाटर दोनों ही प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का ही होगा। और ऑक्सीडेशन जब होगा वाटर का तो क्या बनेगा, O2 बनेगा, फिर H+ है ना, और +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन। तो एन फैक्टर ऑफ O2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4, ठीक है। अब आ जाते हैं कहानी करते हैं, कहां गया भाई। तो देखो अब मोल इंटू H2 का एन फैक्टर क्या है, 2 है। अब इसका O2 का बताओ, मोल क्या होगा 2.4/22.4 और एन फैक्टर क्या है, 4 है। 0.1 हो गया, इसको काटो, इतना हो गया। तो मोल ऑफ H2 लिबरेटेड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.2। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP अगर निकाले, एट STP अगर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। इसका जस्ट डबल पहले कर लो तो 44.8 आता ना, 44.8 आता। लेकिन उसका फिर कहानी कम करनी है तो यह आएगा 4.48 लीटर, यहां पे छूट गया 4.48 लीटर एंड ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो आई होप कि इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन लिबरेट होगा कौन क्या होगा, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से, ठीक है। जैसे ये इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मींस वो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। द प्रोडक्ट्स एट द कैथोड एंड एनोड आर रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि अभी Na2SO4 का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो वाटर का क्या हुआ, कैथोड पे रिडक्शन, और वाटर का क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो जब भी देखो यहां पे सीक्वेंस, कैथोड और फिर एनोड लिखना है। तो कैथोड पे कौन सा गैस लिबरेट होगा, H2, एनोड पे कौन सा, O2। ऑक्सीडेशन तो O2, रिडक्शन तो H2 गैस लिबरेट होगा। H2 एंड O2, दिस विल बी फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस पे शायद ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज ही हो गए। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स,
जब हम बात करें लिथियम क्लोराइड मींस LiCl है ना, इस सॉल्यूशन का मींस सॉल्यूशन बोल दिया तो वहां पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर में सॉल्यूशन बना है, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो कि क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ये कहानी दिया है Cl2 is liberated at anode, Li is deposited at cathode, as the current flows pH of the solution around the cathode remains constant dash dash dash। ठीक है, चलो सबसे पहले LiCl का हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन। देखो यहां पे आयन क्या है, Li प्लस है, Cl माइनस है और कौन है, H2O है। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे यहां पे दो आयन है जो मतलब दो सब्सटेंस कंपटीटर है, Li प्लस और H2O। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो Li क्या है, Li प्लस क्या है, बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, तो इसका मतलब Li प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Li प्लस इज लेस देन दैट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, इसलिए यहां पे जीत कौन गया, H2O, इसलिए कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, कैथोड पे से रिडक्शन होगा वाटर का, रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, सिंपल 2OH माइनस, और इधर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देगा, यहां पे 2 लिख दो, सिंपल, क्लियर। हाँ अब आ जाते हैं एनोड की बात करते हैं, तो एनोड पे कौन है भाई, Cl माइनस भी और कौन, H2O। अभी क्या बोला, Cl माइनस और H2O हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, लॉजिक में वैसे मैंने समझाया था, ओवर वोल्टेज का याद करो, Cl माइनस और H2O केस में बोला था कि ये लॉजिक तो ऑलरेडी बता रखा है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कराओ, यहां पे H2O का नहीं कराना। चलो बाकी कहीं और कोई टेंशन नहीं था, यहां पे बस ओवर वोल्टेज का टेंशन था। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, Cl माइनस दिस गोज टू Cl2 है ना, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर लेगा, 2Cl माइनस। इसका मतलब एनोड पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, Cl2, और कैथोड पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, H2। तो Cl2 इज लिबरेटेड एट एनोड, दिस इज द करेक्ट आंसर है ना। चलो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो जेईई मेन में क्वेश्चन आ रहा है तो इसको ऑप्शन नहीं बनाएगा, ये 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा और फिर बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली ए एंड बी, फिर दे देगा ए बी एंड सी, इस तरीके से बनाएगा ऑप्शन, क्लियर। हाँ सर, तो चलो अगर वो केस होता तो चारों ऑप्शन हम कैसे चेक कर पाते, क्या Li इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ना जी, कैथोड पे तो H2 डिपॉजिट हो रहा है, खत्म बात। As the current flows pH of the solution around the cathode remains same। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड कंपार्टमेंट का रिएक्शन देखना जरा ध्यान से, तो ये क्या भाई, कैथोड के अराउंड क्या यहां पे बन रहा है, OH माइनस बन रहा है, OH माइनस बन रहा है मींस OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ेगा है ना, OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो POH क्या होगा, घटेगा, तो pH क्या होगा, बढ़ेगा, तो pH कांस्टेंट नहीं रह रहा है, pH बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं। As the current flows the pH of solution around the cathode decreases, नहीं जी, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। हाँ सर, समझ में आ गया, हाँ आ गया सर। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, यहां पे अब आ जाते हैं थोड़ा गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। सबसे पहले तो SHE मींस जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंस है, समझ लेना इस बात को एग्जाम में जाने से पहले, कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर ही होना चाहिए, प्रेशर ऑफ H2 1 बार ही होना चाहिए, क्लियर। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कंसंट्रेशन आप 1 के अलावा कुछ भी ले सकते हो, आप प्रेशर 1 के अलावा भी कुछ ले सकते हो, क्लियर। तो सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान समझना, और इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे सेट नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्वेश्चन। इफ द प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 atm, मतलब इनिशियली ये था 200 atm, कीपिंग H प्लस कंसंट्रेशन कांस्टेंट एट 1 मोलर, मींस इनिशियली अगर हम बात करें तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या था, 1 मोलर था, एंड प्रेशर ऑफ H2 दिस वाज इक्वल टू 1 atm है ना, लेकिन हम चेंज कर दिए, H प्लस कंसंट्रेशन तो सेम रखा बच्चे ने, ठीक है, 1 मोलर ही रखा, और प्रेशर ऑफ H2 क्या कर दिया, 100 atm कर दिया। अब ध्यान से समझना, तो कह रहा है क्या, द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस बिल्वी, ठीक है। अच्छा जी, देखो चेंज हमें निकालना है, आंसर तो पॉजिटिव ही करना है, क्लियर है। अब ध्यान से अगर देखें ना तो इनिशियल जो दिया है ना ये SHE दिया है, अगर आप प्यार से देखो तो इनिशियल आपको क्या दिया है, SHE दिया है। कैसे, H प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm, तो ये क्या है, SHE है। तो SHE की अगर हम बात करें तो इसके लिए E सेल क्या होगा, 0 होगा,
ई सेल नहीं, ई नॉट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ये वो, तो SH ही बोल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड बोल रहे थे। ई नॉट सेल इसका क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं उस कंडीशन में, तो ये तो स्टैंडर्ड रहा नहीं अब, ठीक है, तो उसके लिए अब कहानी करना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं हमसे क्या पूछा है। देखो इस चीज पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर आपसे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है तो रिडक्शन वाला ही रिएक्शन लिखना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। रिडक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान समझते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल मींस H2 कहां जाएगा, सॉरी H+ कहां जाएगा, H2 में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2H+ और प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि +1 से 0, दिस इज द रिडक्शन। क्लियर। नाउ ई सेल अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log Q, ऐसा होगा। हाँ सर। अब SHE के लिए बात करें, ई नॉट मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट क्या होता है, 0 होता है ना। तो दिस विल इक्वल टू -0.059। इस रिएक्शन में n की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया, है ना, और इनटू log Q। log Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 log प्रेशर ऑफ H2 क्या है भाई 100 atm है, H+ कंसंट्रेशन क्या है 1 है, तो 100/1 100 ही रह गया। log 100 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एग्जाम में इसको डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपका ई सेल क्या आ गया, ये आ गया -0.059, है ना, इतना वोल्ट आ गया। तो हमें चेंज बताना, इनिशियली अगर हम देखें तो ई नॉट सेल ई सेल सब क्या है 0 ही है, ठीक है। नाउ अगर इनिशियली तो ई नॉट सेल ही डिफाइन होगा, ई सेल का है का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए ई नॉट सेल ही डिफाइन होगा। ये तो क्या था 0 था, और फाइनली ई सेल अपना क्या है इतना आया। तो चेंज अगर हम बात कर लेते क्या आएगा, 0.059 वोल्ट, ये क्या आएगा 0.059 वोल्ट आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो 0.059 वोल्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे हमने ई सेल क्यों लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहा, तो नस्ट इक्वेशन लगा देंगे। देखो नस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए भी वैलिड है और फुल सेल के लिए भी वैलिड है, ऑलरेडी ये चीज आपको बताई हुई है, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं कि कैसे हम नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 की बात कर रहे हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आपको दिया हुआ है is this much at 25 degree Celsius. The E naught for a cell made up of SR2 plus and Mg2 plus Mg half cell will be। तो हमें E naught सेल निकालना है जो कि इससे और इससे मिलके बना होगा। जब दो हाफ सेल को आप, है ना, जोड़ोगे तब क्या बनेगा, आपका फुल सेल बनेगा। क्लियर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें निकाल, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो कहानी क्या करनी है। जैसे अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो भाई, आप लिखते हो नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q लिखते हो, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये वैलिड है 0.059 अपॉन n वाला टर्म, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं, चूंकि हमें इक्विलिब्रियम की बात कर दिया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है 0 होता है। तो यहां से जो ई नॉट सेल आएगा वो क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन n, और Q को किससे रिप्लेस कर देंगे, K से रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि हमने शुरू में भी आपको ये फॉर्मूला दिखाया था, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं, इसके लिए K की वैल्यू दिया है हमें, तो ई नॉट पूछा है, आप तो कर ही लोगे यार। इसके लिए देखो ना, ई नॉट सेल दिस इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n। n किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना है, किसी भी एक का देख लो, है ना। चलो जैसे SR 0 से +2 में गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो क्या हुआ है इसका भाई +2 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अरे भाई अगर तुम लिखते हाफ सेल रिएक्शन तो क्या लिखते, SR सॉलिड गोज टू SR2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो लिखते हैं ना। सिमिलरली तुम क्या लिखते, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Mg, ठीक है, दोनों को ऐड करते तो ये रिएक्शन आ जाता। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन यहां पे कैंसिल हो रहे हैं, है ना, वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन फुल सेल रिएक्शन। तो दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू लॉग K की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 2.69 इंटू 10 का पावर 12, इतना ही तो है। हाँ सर है तो इतना ही। अब इसको सॉल्व करना एक बड़ा टास्क है, वैसे इसको आप प्यार से सॉल्व कर लेना, तो ये आ रहा होगा 0.3667 वोल्ट, ये आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केएसपी कैसे निकालते हैं हम, है ना, नस्ट इक्वेशन से, है ना। अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, अभी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं और आएंगे भी, इस साल भी आएगा, कंफर्म है। इसलिए आप जितना नोट्स में करा है उसको तो एकदम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है ना कि जितना नोट्स में आपको करा है वो आपका रामबान है, वही फॉर्मेट आपको एग्जाम में दिखने वाला है। और प्लस आईआईटी का अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हो, जो ऑलरेडी आईआईटी में 1900 के दशक में पूछा गया था, 1990 में, 1992, 95, 96, 2003, 2009 तक पूछा, वो सारे क्वेश्चन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे लेवल कितना भी बढ़ा दे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और कई तो ऐसा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन देख रहे हो वो घर पे जो सॉल्व किया था वही होगा। देख लो 2020 का पीवाईक्यू। मैं पता है हर दिन जब भी मैं सुपर 3000 का क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं तो ऐसा नहीं कि जो मन में आया उठा के डाल दिया, कोटा पूरा करना है, वो नहीं है, वो आप देख सकते हो कंटेंट में, ठीक है। देखता हूं मैं पहले 2019-20 तो मैं पक्का देखता हूं, जब से एनटीए ने शुरू किया है एग्जाम लेना, तो मैंने देखा 2020 में जो क्वेश्चंस आए, अरे साले ये तो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है लगभग। और 2019 से पहले 2018 से अच्छे आने क्वेश्चन हुए, उसके पहले जो क्वेश्चन आते थे वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते थे, जैसे सिंगल इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का तो उसी पे पूछता था जेईई मेन में। लेकिन 2020 में ये बैरियर तोड़ दिया, बोला हम सिंगल इलेक्ट्रोड पे नहीं पूछेंगे। अब उसने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रोड पूछना शुरू कर दिया। जो रिएक्शंस पहले आईआईटी में आ रहे थे उस रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा बिवेयर, है ना, सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं कि मतलब कहा सुना 2015 2016 में जो बच्चे पढ़े हैं उसी का कहा सुना हम सुन रहे हैं। पहले 2019-20 से क्वेश्चन पेपर उलट के देख लो, तब कुछ, है ना, निष्कर्ष निकलता है। अच्छा चलो, अ सिल्वर वायर डिप्ड इन 0.1 mSCl, बहुत बढ़िया, समझना क्वेश्चन को। HCl सॉल्यूशन है, सिल्वर वायर उसमें डिप्ड है, सैचुरेटेड विद AgCl, और वो जो सिल्वर वायर है सैचुरेटेड विद AgCl, ओके, डेवलप्स oxidation potential of -0.25 volt if E naught Ag plus is this much volt, then the Ksp of AgCl in the pure water। सिंपल सी बात है, ध्यान समझते हैं कि अगर बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, मींस Ag सॉलिड गोज टू Ag प्लस एक्वस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। चूंकि हमें क्या निकालना है, Ksp ऑफ AgCl निकालना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Ag प्लस कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू Cl माइनस कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ध्यान समझना, Cl माइनस का सोर्स क्या होगा, ये HCl सॉल्यूशन होगा, तो Cl माइनस कंसंट्रेशन 0.1 m हो गया, ये तो हमें पता ही चल गया, है ना। और ये सैचुरेटेड किससे, AgCl से, ठीक है। इसका मतलब अगर हम Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाल देते हैं तो Ksp निकाल सकते हैं। अब हम Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे, तो यहां पे अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना दिया है, मतलब E सेल दिया है -0.25 वोल्ट। देखो यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड दिया है कि नॉर्मल दिया है। तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता तो क्या होता, फिर E नॉट होता। क्लियर, तो E सेल अपने को दिया हुआ है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए E नॉट भी दिया, देखो Ag गोज टू Ag प्लस, तो E नॉट भी दिया है, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, E सेल दिस इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 इस रिएक्शन में, और लॉग क्या हो जाए, लॉग हो जाए अपना Q हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर। अगर हम बात करें E सेल की तो ये क्या है, E सेल है अपना -0.25, है ना, और माइनस इधर E नॉट सेल कर दो तो माइनस ऑफ 0.799, दिस इज इक्वल टू -0.059 अपॉन 1, और लॉग Q क्या हो जाएगा, Ag प्लस कंसंट्रेशन सिर्फ हो गए तो सॉलिड है, कंसिडर ही नहीं करना, तो इधर से क्या आएगा, Ag प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा। बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। इसकी वैल्यू अभी निकाल लो, क्या हो जाएगा 0.799 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई -0.059, दिस इज इक्वल टू Ag प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से अगर आप Ag प्लस कंसंट्रेशन निकालोगे तो आपका यह आएगा 5.13 इंटू 10 का पावर -10 मोलर, इतना आएगा। कैसे, देखो एग्जाम में क्या होगा, अब एग्जाम में ऐसा मत सोचना कि इसके आगे हम कैसे करेंगे,
ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और दिया रहेगा एंटी लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 5.13 इंटू 10 का पावर -10, तो वहां से Ag प्लस लिख दिया। तो अगर अभी अब लिखना आपने क्या Ksp ऑफ AgCl, देन दिस विल बी इक्वल टू कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag प्लस कितना आया, तो इतना आया, एंड Cl माइनस कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 5.13 इंटू 10 का पावर -10 एंड इंटू Cl माइनस की बात कर लेते हैं, तो Cl माइनस क्या है भाई 0.1 है, तो ये क्या आ जाएगा 5.13 इंटू 10 का पावर -11 मोलर स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या 5.13 तो नहीं है, लेकिन ये तो है। क्लियर, समझ लो, समझ में आ गया नहीं आया बोलो, हाँ या ना, आ गया सर, आगे बढ़े पक्का। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे लोगों से बहुत ज्यादा गलतियां होती है, इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्यार से देखो, 1 मिनट आराम से देखो। ये फ्यूल सेल का बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो प्यार से बात कर लें, क्या प्यार से बात कर ले, हाँ सर बात कर लो, बात करनी है तो बात कर लो, को रोका कौन है। कह रहा है फॉर द फ्यूल सेल रिएक्शन 2s2 गोज टू O2 प्लस 2s2O। फ्यूल सेल में ये वाली रिएक्शन होती है। फ्यूल सेल याद करो, जिनको नहीं याद है नोट्स में फटाफट देखो, करवाया है ना, हाँ सर करवाया तो है आपने, ठीक है, हाँ सर देख लिया। कह रहा है कि डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज दिस मच, ओके। व्हाट इज डेल्टा S0 फॉर दिस रिएक्शन फॉर गिवन फ्यूल सेल रिएक्शन। यहां पे एक डेटा दिया है कि दिस इज, है ना, इस रिएक्शन के लिए E0 दिया है। अब फ्यूल सेल रिएक्शन में ये रिएक्शन हो रहा है, तो किसी भी तरीके से इसको लाना है। अब देखो 2s2 लिक्विड तो हमें दिख रहा है, मतलब एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो कंफर्म है कि एक रिएक्शन क्या हो रहा होगा, O2 प्लस 4H प्लस, है ना, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये बना रहा होगा 2s2O लिक्विड, और इसके लिए जो E0 है वो क्या है 1.23 वोल्ट है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा रिएक्शन क्या होगा। बेसिकली हमको क्या चाहिए 2s2O राइट साइड में चाहिए, S2 भी चाहिए हमें, तो इसका मतलब क्या चाहिए भाई, देखो ध्यान से, S2 गोज टू फिर ऑक्सीडेशन। क्लियर, हाँ सर, ये रिडक्शन रिएक्शन है। देखो 0 में था ऑक्सीजन और यहां पे क्या है -2 में, तो ऊपर वाला रिएक्शन कहां पे हो रहा होगा, ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा होगा कैथोड पे, रिडक्शन। एनोड पे क्या हो रहा होगा, S2 गोज टू H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, हाँ सर। चूंकि ये क्या है, देखो ध्यान समझो, ये अपना रिएक्शन जो लिखा है H2 गोज टू H प्लस, क्या इसके लिए E0 की वैल्यू 0 होती है, याद है क्या। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इस रिएक्शन को यूज करते थे, तो E0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, चूंकि रिएक्शन कहां पे करा रहा है 298 केल्विन पे ही करा रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए E0 क्या होगी, इस रिएक्शन के लिए उस टेम्परेचर पे E0 ही डिफाइन होगी और वो क्या होगी 0 होगी। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें प्यार से, तो ध्यान समझते, ऊपर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गई बड़ी नाइंसाफी, तो नीचे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाए, ध्यान समझते हैं, क्या क्या कैंसिल होने वाला है, 2H प्लस इंटू 2, तो 4H प्लस बनने वाला है, खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा O2 प्लस 2H2, नीचे वाले रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2H2O, है ना। अब ध्यान से समझते हैं, जब भी आप 2 रिएक्शन को ऐड करते हो, मेरी बात को प्यार से सुनना, जब भी आप 2 रिएक्शन को ऐड करते हो और फाइनल रिएक्शन का अगर आपको E0 निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा G03, दिस इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस N3F E03 माइनस N1F E01 प्लस माइनस N2F E0, 2FF क्या हो जाएगा, हर जगह से कैंसल, तो इसीलिए यहां से क्या लिखते थे, माइनस माइनस भी हर जगह से कैंसल, तो E03 इज इक्वल टू N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाई E0, सॉरी N3 सिर्फ ना, E03 तो निकाल ही रहे थे, N3। अगर मान लो N1 N2 N3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, E03 इज इक्वल टू E01 प्लस E02। N1 N2 N3 बराबर कैसे होगा, अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन के दर्शन ही नहीं हो रहे, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस रिएक्शन में उतना ही इसमें और उतना ही क्या है फाइनल में है। तो जब भी आप 2 रिएक्शन को ऐड करो और फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे, तो इसका E0 निकालना हो तो क्या करो, इन दोनों की E0 को जोड़ दो, है ना। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, E0 को हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो भी सही आंसर इसलिए आएगा क्योंकि फिर N1 N2 और N3 क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए E03 विल बी इक्वल टू E01 प्लस E02,
2। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि E0 को आप जोड़ सकते हो, E0 इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, क्लियर, बिकॉज इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। हां, लेकिन जब N1 N2 N3 बराबर हो गया तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो E0 आ गया इस रिएक्शन का, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा S0 निकालना है। कुछ डेल्टा H0 जैसा दिख रहा है, तो अगर हम किसी भी तरीके से इस रिएक्शन को मैं हटा दूं, क्या आपने नोट कर लिया होगा, अगर मैं, अब इसका काम भी नहीं है वैसे, अगर मैं किसी भी तरीके से डेल्टा G0 ऑफ रिएक्शन निकालने में सफल रहा तो काम बन जाएगा। डेल्टा G0 क्या होता है, ये होता है माइनस NF-E0, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस N की वैल्यू 4, F क्या हो जाएगा 96500 कूलॉम, E0 क्या हो जाएगा, E0 बताओ क्या आया, ये 1.23 वोल्ट आया, तो कूलॉम वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, दिस मच जूल। अब ध्यान से समझते, अब तो इसकी भी काम नहीं है हमें, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं, है ना, जिसका काम नहीं है तो हटा दो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें डेल्टा S0 निकालना है। कैसे हम निकालेंगे, डेल्टा G0 दिस इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो T डेल्टा S0, इसको इधर ले आओ, तो T डेल्टा S0 दिस इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस डेल्टा G0। यहां से डेल्टा S0 क्या होगा, डेल्टा H0 माइनस डेल्टा G0 डिवाइडेड बाई T होगा। बात समझ में आ गया, हां सर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखें तो डेल्टा H0 हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा H0 ध्यान से समझना, कैसे निकालोगे, कोई अगर ये वाला यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। रीजन यहां पे हमें डेल्टा H0 ऑफ दिस रिएक्शन नहीं दिया है, हमें दिया डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ट्विस्ट है, फ्यूल सेल पढ़ाया था कितने मजे से, समझ रहे हो। तो सर फिर क्या होगा, अगर आप इस रिएक्शन को देखो ना तो 2 मोल H2O बन रहा है। डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था कि 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए और इसके एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसे H2O में एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस होता है, सही है ये। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट O2 होता है, सही है ये। लेकिन यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H0 होगा वो डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर नहीं होगा। 1 मोल इधर रहता तो ये क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, इसके बराबर होगा। क्लियर है, इसके बराबर होगा। बात समझ में आया नहीं आया, आ गया कि नहीं आया बोलो। अगर यहां पे 1 होता ना तब तो सही था, लेकिन 2 है, इसका मतलब डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन 2 इंटू डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 2 इंटू डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या दिया है, माइनस 285.5 किलो जूल दिया है। इसको आप क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट कर लोगे, माइनस डेल्टा G0 अभी निकाला है, ये देख लो क्या है, ये है भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं, शिट क्या कर दिया ये, चलो कोई बात नहीं, वो मिट गया गलती से मेरे से। तो ये डेटा अपने को पता है, डेल्टा G0 इतना, डेल्टा H0 इतना। तुम कॉपी में ऑलरेडी लिख भी चुके थे, नहीं लिखे हो तो 5 सेकंड वीडियो पीछे करो, वो दिख रहा होगा तुमको, है ना, यहां सट गया, वीडियो में होगा अभी, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात कर ले, ध्यान समझते हैं कि क्या लिखा था हमने, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, ठीक है। T डेल्टा S0 दिस इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस डेल्टा G0। तो यहां से डेल्टा S0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा H0 माइनस डेल्टा G0 डिवाइडेड बाई T। डेल्टा H0 क्या है, ये है अपना 2 इंटू माइनस 285.5 इंटू 1000, है ना, इतना जूल है। माइनस डेल्टा G0 कितना है, ये है अपना माइनस 4 इंटू 96500 इंटू 1.23 जूल है, दोनों सही है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है, सही है। तो यहां से डेल्टा S0 भी किस में आएगा, जूल में आएगा। तो इसको आप सॉल्व करने लेना, कौन सा आ रहा है आपका आंसर, आपका आंसर डी आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी डेल्टा G0 3 वाला जो करा है उसी पे है। ये क्या कहा जा रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ, यहां पे दिया हुआ है कुछ कि Cu2 प्लस स्लैश Cu मीन Cu2 प्लस गोज टू Cu, तो यहां पे क्या होगा, +2 इलेक्ट्रॉन, मीन इस रिएक्शन का दिया हुआ है हमको, है ना, E0, है ना, R 0.337, तो इस रिएक्शन का E0 क्या हो गया, 0.337 वोल्ट हो गया। क्लियर, देखो ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म।
और इसको पढ़ना कैसे कि Cu2 प्लस किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, मीन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Cu, रिएक्शन ये हो गया क्लियर। एंड सेकेंड रिएक्शन दिया था कि Cu2 प्लस गोज टू Cu प्लस, है ना, मतलब यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ई नॉट इसके लिए कितना दिया है, 0.153 वोल्ट दिया है। तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, तो आपसे किसके लिए पूछा है, Cu प्लस गोज टू Cu, तो Cu प्लस गोज टू Cu मतलब ये रिएक्शन है, इसके लिए अपने को ई नॉट क्या है निकालना है। तो दिस इज आवर टारगेट रिएक्शन एंड दिस इज रिएक्शन 1 एंड दिस इज रिएक्शन 2 विच इज गिवन, है ना, विच आर गिवन, सॉरी, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं टारगेट रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे इन दोनों की मदद से, बस वो देख लो। Cu2 प्लस हमें लेफ्ट में चाहिए, किसी रिएक्शन में Cu प्लस हमें लेफ्ट में चाहिए, Cu प्लस सेकेंड रिएक्शन में राइट में दिख रहा है, मतलब सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर दो, किसको रिवर्स करना पड़ेगा, 2 को, तो ये क्या हो जाए भाई, Cu प्लस गोज टू Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ई नॉट क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 0.153 वोल्ट, क्लियर। हाँ सर, नेक्स्ट में अब देखो राइट साइड में Cu चाहिए जो कि फर्स्ट रिएक्शन में है, तो भाई इसको एज इट इज लिखो, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Cu, और इसके लिए ई नॉट क्या है, 0.337 वोल्ट है। दोनों को अगर हम ऐड कर दे, Cu2 प्लस कैंसल, ये और ये कैंसल, तो Cu प्लस गोज टू Cu, है ना, बहुत बढ़िया, हमें टारगेट रिएक्शन मिल गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, तो कैंसिल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कैंसिल तो नहीं हुआ। जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना वो आप, चलो, लेकिन गलत नहीं लिखूंगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस, यहां पे था 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, टारगेट रिएक्शन मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं यार, E03 दिस इज इक्वल टू N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाई N3, हाँ या ना। N1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो फर्स्ट रिएक्शन ध्यान समझते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू E01 क्या हो गया, माइनस 0.153 हो गया, प्लस N2 की बात कर लेते हैं तो 2 हो गया, और E02 क्या हो गया, 0.337 हो गया, डिवाइडेड बाई N3 मतलब फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, तो उतना ही वोल्ट आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर ये सी आ जाएगा, 0.521 वोल्ट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको चीजें दिखाई दे रही है ना, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, आप दिखेगा, क्लियर। हाँ सर, समझ में आ गया सब बात, हाँ सर समझ में आ गया है, किसी को डाउट नहीं है। आज के क्लास का ही हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या कहा जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.015 CH3COOH एंड 0.015 m NaOH are mixed together. What would be the molar conductivity of mixture if conductivity of CH3COO Na is 6.3 into 10 का पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन m, 1000 की अपॉन m, यही तो था, याद करो। हाँ सर, अब कंडक्टिविटी दी है इसकी, तो मोलैरिटी भी हमें इसी की निकालनी है, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। CH3COOH क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, CH3COON, और साथ में क्या बना लेगा, वाटर बना देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिक्स किया, तो जैसे इसका वॉल्यूम V लेते हैं तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। तो मोल अगर निकालें CH3COOH का, तो मोल एट T इक्वल टू 0, बताओ क्या होगा, 0.015 इंटू V, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका भी क्या होगा, 0.015 इंटू V। उस टाइम ये नहीं बना है। फाइनली अगर हम बात कर लें तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, चूंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसके मोल बराबर है, तो मोल अपॉन 1 मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये रेशियो दोनों के लिए सेम आ रहा है, मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों खत्म हो जाएगा। फाइनली सॉल्यूशन में रहेगा क्या, इसका बस रहेगा 0.015 इंटू V, इतने मोल इसके रहेंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि हम क्या करते हैं कि मोलैरिटी निकाल देते हैं, किसकी, मोलैरिटी ऑफ CH3COONA, तब तो अपना काम ही बन जाएगा। ये क्या होगा भाई, मोल अपॉन वॉल्यूम, 0.015
V इतना तो मोल है इसके, और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 2V हो गया। तो इसको हटा दो, मोलरिटी आ गई। तो अभी ये जो मोलर कंडक्टेंस है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इट्स कंडक्टिविटी, जो कि दिया है 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आप कंडक्टिविटी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिखो, मीटर इनवर्स में आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर इनवर्स में रहना जरूरी है। 6 और लॉजिक क्लास में बताया है। 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू क्या हो जाएगा 1000, और अपॉन मोलरिटी क्या हो जाएगी 0.015 डिवाइडेड बाई 2। तो और ये किस में आएगा, देखो मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वैसे आप देख ही सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा, ठीक है। ये होगा मोलर कंडक्टेंस का यूनिट। उसको आप सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूं। आंसर इसका ये आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगले जैसे मैंने गैल्वेनिक सेल वाला भी पार्ट कवर किया है ना, और इलेक्ट्रोलिसिस तो कंप्लीट कवर हो गया है। अगले क्लास में ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया गैल्वेनिक सेल, जैसे अभी अगले क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन है जो करेंगे, जैसे ये सब क्वेश्चन जो दुख देते हैं लोगों को, है ना, ये सब हम लोग ढेर सारे करेंगे। कोलॉस लॉ ये सब पे भी क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस पे एक आध और बचा हुआ है, ठीक है। पीएच वीएच निकालते हैं कैसे गैल्वेनिक सेल में, वो भी करेंगे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर पे क्वेश्चन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब पे करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल पे करेंगे, है ना। मतलब ढेर सारे क्वेश्चन है, तो देख रहे हो ना, बहुत सारा है। तो अगले क्लास में खत्म करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, ठीक है। सो आई होप कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। इतना कर लो और उसके बाद नोट्स के सारे क्वेश्चन और नोट्स को प्यार से पढ़ लो। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो PYQ लगा लो और निश्चिंत हो जाओ, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।